नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए ने सीटों के बंटवारे की घोषणा की। भाजपा 121 और जनता दल यूनाइटेड 122 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। केंद्र ने त्योहारों के दौरान कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। क्वाड देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों ने टोक्यो में बैठक की। स्वतंत्र, मुक्त और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का आह्वान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, नए कृषि कानून से किसान अपनी उपज पर लगी बिक्री संबंधी पाबंदियों से मुक्त हो जाएंगे। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला अबू धाबी में जारी। समाचार संध्या में निखिल कुमार के साथ मैं नवीन सक्सेना। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने विधानसभा चुनावों के लिए आज एनडीए घटक दलों के बीच सीट बंटवारे की विधिवत घोषणा की। 243 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए 122 पर जेडीयू और 121 सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ेगी। आज पटना में एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा करते हुए जेडीयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जेडीयू ने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 7 सीटें दी हैं। श्री नीतीश कुमार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुकेश सहनी के नेतृत्व वाली विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी को अपनी 121 सीटों के कोटे में समायोजित करेगी। भारतीय जनता पार्टी और विकासशील इंसान पार्टी के बीच सीट बंटवारे की औपचारिकताओं पर बातचीत चल रही है। जेडीयू अध्यक्ष ने कहा कि एनडीए विकास के मुद्दे और अपनी उपलब्धियों पर चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों की पहली बैठक की अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में पार्टी जनसेवा और देश की उन्नति का संकल्प पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी लोगों को संगठन की विचारधारा से जोड़कर नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। आज शाम पत्रकारों से बातचीत में पार्टी महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि बैठक में कई विषयों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने कहा कि किसान जागरण अभियान को लोगों तक ले जाया जाएगा और उन्हें बताया जाएगा कि कांग्रेस राजनीतिक स्वार्थ के लिए कृषि सुधार कानूनों का किस तरह से विरोध कर रही है। श्री गौतम ने कहा कि संकट की इस घड़ी में सभी पार्टियां और उनके कार्यकर्ता अपने घरों में बैठे रहे, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मार्गदर्शन में भाजपा का समूचा संगठन लोगों के साथ जुड़ा रहा। श्री गौतम ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों को श्रमिक सुधारों के बारे में बताया जाएगा। उन्होंने कहा कि नए श्रम कानूनों के साथ महिलाओं को समान अधिकार, पारिश्रमिक, चिकित्सा सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी तथा इसमें असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भी पेंशन का आश्वासन दिया गया है। भाजपा महासचिव ने कहा कि आगामी बिहार विधानसभा तथा विभिन्न राज्यों में होने वाले उपचुनावों के बारे में भी बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आगामी त्योहारों के मौसम में कोविड महामारी की रोकथाम के उपायों के सिलसिले में आज मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। भारत में अक्टूबर से दिसंबर तक अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। इस अवसर पर लोग सामूहिक पूजा, मेले, रैली, प्रदर्शनी और सांस्कृतिक उत्सवों का भी आयोजन करते हैं। मंत्रालय ने कहा कि कोविड महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों के दौरान रोकथाम के उपायों पर अमल करना जरूरी है। 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों, रोगियों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को इस दौरान घर पर ही बने रहने की सलाह दी गई है। मंत्रालय ने इस तरह के आयोजन स्थलों की सीमाओं की पहचान करने और उनमें थर्मल स्क्रीनिंग यानी लोगों के शारीरिक तापमान पर नजर रखने, लोगों के एक दूसरे के संपर्क में आते समय सुरक्षित दूरी बनाए रखने और साफ सफाई का ध्यान रखने की विस्तृत योजना तैयार करने को भी कहा गया है। रैलियों और प्रतिमा विसर्जन समारोह के दौरान जमा होने वाले लोगों की संख्या निर्धारित सीमा से अधिक न होने का ध्यान रखने, एक दूसरे से सुरक्षित दूरी बनाए रखने और आवश्यक रूप से मास्क पहनने को भी कहा गया है। कई सप्ताह तक चलने वाली प्रदर्शनियों, मेलों,
पूजा पंडालों, रामलीला पंडालों या संगीत और नाटक समारोह में भी लोगों की संख्या का ध्यान रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्रालय के अनुसार ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे लोग आयोजन स्थलों पर एक साथ पहुंचने की बजाय कुछ अंतराल से पहुंचें। दिशा निर्देशों के अनुसार केवल कंटेनमेंट जोन्स यानी वर्जित क्षेत्रों से बाहर ही उत्सवों के आयोजन की इजाजत होगी। कंटेनमेंट जोन में रहने वालों को अपने घरों में ही रहने और घर के भीतर ही उत्सव या त्योहार मनाने को प्रेरित किए जाने के भी निर्देश दिए गए। जनता को सलाह दी गई है कि वे एक दूसरे से संपर्क में आते समय जहां तक संभव हो कम से कम 6 फुट की दूरी बनाए रखें। धार्मिक स्थानों में प्रतिमाओं और पवित्र धर्मग्रंथों को छूने की इजाजत नहीं होगी। देश में कोविड-19 महामारी से स्वस्थ हुए रोगियों की संख्या 56 लाख से अधिक हो गई है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। आज शाम नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि स्वस्थ होने की दर 84% से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या कोविड-19 के नए मामलों से अधिक रही। औसत पॉजिटिविटी देखें, ये पॉजिटिविटी 8.28% से बढ़कर लगभग 9% से कुछ अधिक हो गई थी और अब घटकर पिछले सप्ताह ये 6.82% हो गई है। ये एवरेज डेली पॉजिटिविटी है। पिछले 2 सप्ताहों में प्रतिदिन जो एक्टिव केसेस हैं, यानी जो केसेस अस्पतालों में हैं या जो होम आइसोलेशन में हैं मेडिकल केयर में, उनका नंबर लगातार 10 लाख से नीचे बना हुआ है। तो ये भी एक गिरावट दिखा रहा है ट्रेंड में। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि देश में इलाज करा रहे कोविड रोगियों की कुल संख्या में से 77% रोगी महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश सहित 10 राज्यों में हैं। उन्होंने कहा कि देश में कोविड-19 से होने वाली हर 2 मौतों में से एक 8 राज्यों के 25 जिलों में हो रही है और इन जिलों में से 15 जिले महाराष्ट्र में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय कोविड-19 की मृत्यु दर को कम करने के लिए राज्यों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। श्री भूषण ने कहा कि देश भर में कोविड महामारी की अब तक 8 करोड़ से अधिक जांच की जा चुकी है और पिछले सप्ताह करीब 80 लाख जांच की गई। उन्होंने कहा कि कोविड-19 जांच की संख्या की दृष्टि से भारत दूसरे स्थान पर है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड महामारी के प्रबंधन के लिए आयुर्वेद और योग पर आधारित राष्ट्रीय नैदानिक प्रबंधन प्रोटोकॉल जारी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रोकथाम और उपचार के उपायों पर आधारित ये प्रोटोकॉल न सिर्फ कोविड महामारी के प्रबंधन के लिए बल्कि आधुनिक युग की स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान में पारंपरिक ज्ञान की प्रासंगिकता बढ़ाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। श्री हर्षवर्धन ने आयुर्वेद की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का प्राचीनतम ज्ञान है। आयुर्वेदा हमारा देश का प्राचीन ज्ञान है। इसका उल्लेख वेदों में है। अथर्ववेद का इसको ऑफशूट माना जा सकता है। अगर ये कहा जाए तो ये अतिशयोक्ति भी नहीं है। आयुर्वेद के बारे में ये केवल हमारा है इसलिए हम इसको बड़ा मानते हैं, ऐसा नहीं है। ये वास्तव में भारत का दुनिया का सबसे प्राचीनतम ज्ञान है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोविड महामारी से निपटने के लिए आयुष मंत्रालय के परामर्श का अनुसरण करने की आवश्यकता पर जोर दिया था। स्वास्थ्य मंत्री ने गुडुचि, अश्वगंधा और आयुष 64 जैसी दवाओं तथा नुस्खों से कोविड के गंभीर मामलों के इलाज में सफलता मिलने पर संतोष व्यक्त किया। कोविड-19 महामारी के राष्ट्रीय नैदानिक प्रबंधन प्रोटोकॉल में आयुर्वेद और योग को शामिल करने के लिए गठित आईसीएमआर के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर वीएम कटोच की अध्यक्षता वाली समिति ने यह रिपोर्ट तैयार की। इसकी सिफारिशों के आधार पर आयुष मंत्रालय ने एक कार्यबल का गठन किया, जिसने विशेषज्ञ समितियों की सहमति के आधार पर कोविड-19 से निपटने के लिए आयुर्वेद और योग पर आधारित राष्ट्रीय नैदानिक प्रबंधन प्रोटोकॉल तैयार किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस महीने की 15 तारीख से देश में सिनेमा हॉल शुरू करने से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया आज जारी की। नई दिल्ली में संवाददाताओं के साथ बातचीत में श्री जावड़ेकर ने कहा,
स्वास्थ्य मंत्रालय के सलाह से I&B मिनिस्ट्री ने एक स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसेस घोषित किया है और उसमें 50% लोग अलाउड होंगे। सुरक्षित दूरी, मास्क और सैनिटाइजर इसका उपयोग बाध्यकारी है। कोरोना के संदर्भ में जागृति निर्माण करने वाली फिल्म 1 मिनट की या अनाउंसमेंट या तो शो के पहले भी और मध्यंतर के पहले और मध्यंतर के बाद ये दिखाना कंपलसरी है। 2 शोज में स्टैगर्ड टाइम टेबल चाहिए कि पूरा हॉल सैनिटाइज होकर दूसरे लोग आकर बैठेंगे और आने जाने वालों का ज्यादा संपर्क नहीं रहेगा, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। श्री जावड़ेकर ने बताया कि भीड़ से बचने के लिए सिनेमा हॉलों को ये सुनिश्चित करना होगा कि दर्शकों के लिए कई टिकट खिड़कियां रखी जाएं। सिंगल स्क्रीन में ज्यादा खिड़कियां खोलनी पड़ेगी टिकट बुकिंग के लिए और सभी जगह ऑनलाइन टिकट बुकिंग को एनकरेज किया जाएगा। स्टाफ का प्रोटेक्ट होगा, पैक फूड मिलेगा। सबसे मुख्य है कि हवा का सर्कुलेशन चालू रहे, ये सुनिश्चित करना होगा। 23, 24, 25 इतना ही टेम्परेचर रख सकते हैं। एक क्रॉस वेंटिलेशन होगा, ये भी सुनिश्चित करना जरूरी है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इस नए स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटोकॉल का सब लोग स्वागत करेंगे और 15 तारीख से लोग सिनेमा देख सकेंगे। सरकार ने व्हाट्सएप पर वायरल हो रहे उस मैसेज का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि सरकार सभी विद्यार्थियों को मुफ्त इंटरनेट डेटा उपलब्ध करा रही है ताकि वे कोविड-19 महामारी के बीच ऑनलाइन परीक्षा दे सकें और अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने इसे फर्जी बताया है और कहा है कि सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड-19 के प्रबंधन में आयुर्वेद और योग पर आधारित राष्ट्रीय नैदानिक प्रबंधन प्रोटोकॉल प्रशंसनीय प्रयास है। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि इसमें शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, स्वस्थ रहने और कोविड-19 से संघर्ष को और सुदृढ़ करने पर जोर दिया गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी इस चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-11-5767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 1800-11-5767 और 011-2331-4444। हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर #AskAIR के जरिए भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR से भी अपडेट लिए जा सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। News Services Division of All India Radio brings to you program Employment News in association with the Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting. An effective platform for information on job vacancies, training programs, admission notices, results and career advice with experts. Every day at 4:20 p.m. on FM Gold and other frequencies and on our YouTube channel AIR News Official. ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए ने सीटों के बंटवारे की घोषणा की। भाजपा 121 और जनता दल यूनाइटेड 122 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। केंद्र ने त्योहारों के दौरान कोविड महामारी की रोकथाम के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। क्वाड देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों ने टोक्यो में बैठक की। स्वतंत्र, मुक्त और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का आह्वान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, नए कृषि कानून से किसान अपनी उपज पर लगी बिक्री संबंधी पाबंदियों से मुक्त हो जाएंगे। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला अबुधाबी में जारी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि साझा मूल्यों पर आधारित जीवंत और बहुलवादी लोकतांत्रिक प्रणाली वाले क्वाड संगठन के 4 सदस्य राष्ट्रों ने
सामूहिक रूप से स्वतंत्र, मुक्त और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के महत्व की सामूहिक रूप से पुष्टि की है। आज जापान में टोक्यो में क्वाड देशों की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक में अपने प्रारंभिक भाषण में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संगठन के सदस्य देशों ने मूल्य आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, पारदर्शिता, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा में नौवहन की स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के प्रति सम्मान की भावना और क्षेत्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के प्रति वचनबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की सदस्यता वाले क्वाड संगठन का उद्देश्य इस क्षेत्र में वैध और महत्वपूर्ण हित रखने वाले सभी देशों की सुरक्षा और उनके आर्थिक सरोकारों का ध्यान रखना है। We remain committed to upholding the rules-based international order underpinned by the rule of law, transparency, freedom of navigation in international seas, and respect for territorial integrity and sovereignty and peaceful resolution of disputes. Our objective remains advancing the security and the economic interests of all countries having legitimate and vital interests in the region. It is a matter of satisfaction that the Indo-Pacific concept has gained increasingly wider acceptance. विदेश मंत्री ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि हिंद प्रशांत अवधारणा की स्वीकारता लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि दुनिया भर में कोविड महामारी के प्रकोप के बावजूद क्वाड देशों के विदेश मंत्री बैठक में भाग लेने के लिए जापान में इकट्ठा हुए, जिससे इस संगठन के महत्व का पता चलता है। उन्होंने कहा कि महामारी से विश्व में भारी बदलाव आया है और पिछले साल हुई क्वाड देशों की बैठक के बाद दुनिया का माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इस साल के घटनाक्रम से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि महामारी से उत्पन्न विभिन्न चुनौतियों से मिलकर निपटा जाना चाहिए। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत विश्व के कोविड-19 से उबरने सहित सभी वैश्विक चुनौतियों के सामूहिक समाधान और बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार की उम्मीद करता है। क्वाड की बैठक में चारों देशों के विदेश मंत्री आपसी संपर्क और बुनियादी ढांचे के विकास, सुरक्षा, आतंकवाद से निपटने, साइबर और समुद्री सुरक्षा, स्थिरता तथा क्षेत्र में खुशहाली जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर 2 दिन के दौरे पर टोक्यो में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वेस्टास विंड सिस्टम्स कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेनरिक एंडरसन से मुलाकात की। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने पवन ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने भारत की भावी पीढ़ियों के लिए स्वच्छ माहौल के निर्माण के लिए देश में किए जा रहे कुछ प्रयासों के बारे में भी जानकारी दी। अफगानिस्तान की राष्ट्रीय सुलह के लिए उच्च अधिकार प्राप्त परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल्ला भारत की सरकारी यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भी आया है। अपनी यात्रा के दौरान डॉक्टर अब्दुल्ला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे तथा अफगान शांति प्रक्रिया, दोहा में शांति वार्ता, शांति प्रक्रिया के लिए क्षेत्रीय सहयोग तथा दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय मुद्दों के बारे में विचारों का आदान प्रदान करेंगे। श्री अब्दुल्ला नई दिल्ली में मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान में मुख्य भाषण भी देंगे। भारत और म्यांमार रखाइन प्रांत में 2021 के पहले 3 महीनों में सिटवे बंदरगाह को चालू करने की दिशा में कार्य करने पर सहमत हुए हैं। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की 2 दिन की म्यांमार यात्रा के अंत में इसकी घोषणा की गई। भारतीय शिष्टमंडल ने रेमडेसिविर की 3000 खुराक कोविड-19 महामारी से निपटने में दोनों देशों की एकजुटता के प्रतीक के रूप में म्यांमार की राष्ट्रीय सलाहकार आंग सान सू की को भेंट की। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत थे कि वे सीमा सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर बात करेंगे। कुवैत में आगामी आम चुनाव की संभावना को देखते हुए प्रधानमंत्री सबह अल खालिद अल सबह की सरकार ने त्यागपत्र दे दिया है। प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद अपना त्यागपत्र अमीर नवाफ अल अहमद अल जबर अल सबह को सौंपा। अमीर ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्तमान मंत्रिमंडल चुनाव के आयोजन का अपना संवैधानिक दायित्व पूरा करेगा। कुवैत में इस साल नवंबर के अंत तक चुनाव होने हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 42 सीएनजी स्टेशनों और टोरेंट गैस के 3 सिटी गेट स्टेशनों को लोगों की सेवा के लिए समर्पित किया। टोरेंट गैस को 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 32 जिलों में गैस वितरण नेटवर्क बिछाने का प्राधिकार है।
ये सीएनजी स्टेशन विभिन्न राज्यों में स्थित हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश में 14, महाराष्ट्र में 8, गुजरात में 6, पंजाब में 4 और तेलंगाना और राजस्थान में 5-5 सीएनजी स्टेशन शामिल हैं। इस अवसर पर श्री प्रधान ने कहा कि सरकार का कहना है कि उपभोक्ता अपनी क्रय क्षमता और अपनी पसंद का ईंधन खुदरा बिक्री केंद्र से खरीद सके, चाहे वो पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलएनजी हो या बिजली से चार्ज होने वाले उपकरण। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार मोबाइल डिस्पेंसर के माध्यम से ईंधन की आपूर्ति करना चाहती है, ताकि उपभोक्ताओं को उनकी सुविधा अनुसार ईंधन मिल सके। उन्होंने कहा कि भारत आने वाले वर्षों में दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा। सौर ऊर्जा क्षेत्र में भारत पहले से ही दूसरे देशों को प्रेरित करने वाला देश बन गया है। श्री प्रधान ने कहा कि गैस के बुनियादी ढांचे में 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जा रहा है, जिसमें पाइपलाइन, टर्मिनल और गैस क्षेत्र शामिल हैं। उन्होंने कहा कि देश गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, जो न केवल स्वच्छ और कुशल ईंधन है, बल्कि आयातित कच्चे तेल पर देश की निर्भरता को कम करने में भी सहायता करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा संसद में पारित कराए गए कृषि से संबंधित 3 नए कानूनों से किसान अपनी उपज पर लगी बिक्री संबंधी पाबंदियों से मुक्त हो जाएंगे। आज शाम चेन्नई में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि इन कानूनों को बनाने से पहले कृषि विशेषज्ञों, किसानों और खेती से जुड़े अन्य विभिन्न लोगों के साथ विस्तृत विचार विमर्श किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को अपनी उपज कहीं भी और किसी भी व्यापारी को बेचने की आजादी मिलने के बावजूद न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली जारी रखी जाएगी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि ठेके पर खेती कराने से जमीन के मालिकाना हक को लेकर आशंकाएं पूरी तरह से निराधार हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि कृषि उत्पादों के दामों में उतार चढ़ाव से किसानों की रक्षा की जाएगी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि विभिन्न राजनीतिक दलों ने इन कानूनों के कुछ प्रावधानों को अपने चुनावी घोषणा पत्रों में शामिल किया था, हालांकि अब वे राजनीतिक कारणों से इनका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली में 22-23 कृषि उत्पाद शामिल थे, मगर समर्थन मूल्यों की नियमित घोषणा गेहूं और धान जैसे उत्पादों को लेकर ही की जाती थी, जिससे किसान तिलहनों और दलहनों की जगह धान और गेहूं बोना अधिक पसंद करने लगे थे। MSP was there earlier, but how was it? It's been there for a very long time. But it so got focused only on paddy and wheat that it led to also a distortion that many farmers who were otherwise growing coarse grains, oil seeds, who were otherwise growing pulses also moved to growing paddy and wheat. Because MSP was every year annually during each crop being increased only for these two. But there were other 20 crops which were also in the list of MSP under certain other governments. The focus was only on giving an increasing MSP for paddy and wheat. They didn't bother about others. वित्त मंत्री ने कहा कि इससे देश को बड़े पैमाने पर तिलहनों का आयात करना पड़ रहा था। वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि संबंधी नए कानूनों के बनने के बाद स्थिति में बदलाव आएगा। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि अब किसान प्रसंस्करण के लिए काफी मात्रा में कृषि उत्पादों का भंडारण कर सकते हैं, ताकि वे निर्बाध रूप से अपनी उपज का मूल्य संवर्धन कर सकें। उन्होंने कहा कि इससे जल्दी खराब हो जाने वाली उपज की बर्बादी रुकेगी और किसानों तथा राष्ट्र को बड़े पैमाने पर धन की बचत होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि ठेके पर खेती कराने में अगर खरीदार और किसान के बीच कोई विवाद पैदा होता है तो इसे विवाद समाधान प्रणाली के जरिए सुलझाया जा सकता है। ये प्रणाली जिला कलेक्टर के अंतर्गत कार्य करेगी। प्रसार भारती और इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफको ने नई कृषि टेक्नोलॉजी और कृषि संबंधी नए आविष्कारों के बारे में जानकारी का प्रसारण करने और उसे बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के अनुसार दूरदर्शन का डीडी किसान चैनल खेतों में इस्तेमाल की जा रही विभिन्न अभिनव तकनीकों के बारे में आसान भाषा में 30-30 मिनट के कार्यक्रमों का प्रसारण करेगा। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खेती की नई तकनीकों के बारे में उन्हें जानकारी देने के साथ साथ इन्हें अपनाने के तरीकों के बारे में भी बताना जरूरी है। समझौते से इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। डीडी किसान चैनल पर करीब 25 कड़ियों का एक कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा, जिसमें आसान भाषा में किसानों को जानकारी दी जाएगी।
सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर के विजयन राघवन ने कहा है कि ये किसानों के उत्थान की पहली ऐतिहासिक पहल है। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटि ने दोनों संगठनों के बीच हुए समझौते को गर्व की बात बताया है। उन्होंने कहा कि दूरदर्शन के माध्यम से आसान भाषा में किसानों के साथ जानकारियां साझा की जाएंगी। श्री वेम्पटि ने यह भी कहा है कि ये कार्यक्रम डिजिटल माध्यम से भी प्रसारित किए जाएंगे ताकि नौजवान किसान भी इसका लाभ उठा सकें। इफ्को के प्रबंध निदेशक डॉक्टर यूएस अवस्थी ने कहा कि इफ्को ने यूरिया का विकल्प तैयार कर लिया है जो नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित है और इससे किसानों को खेती में बड़ी मदद मिलेगी। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि किसानों के फायदों की नई खोजों के बारे में डीडी किसान के जरिए प्रसारण किया जाएगा और इससे 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना करने में मदद मिलेगी। दूरदर्शन के महानिदेशक मयंक अग्रवाल ने कहा कि समझौते से वैज्ञानिकों द्वारा की गई नई खोजों और किसानों द्वारा किए गए प्रयोगों को खेत खलिहान तक पहुंचाया जा सकेगा, जिससे युवा किसानों को फायदा होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कारों के पहले संस्करण के परिणाम जारी किए। ये पुरस्कार 12 विभिन्न क्षेत्रों में दिए गए हैं, जिनमें कृषि, शिक्षा, उद्यम प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, वित्त, खाद्य, स्वास्थ्य, उद्योग और शहरी सेवाएं शामिल हैं। कृषि उत्पादकता श्रेणी में पुरस्कार नव डिजाइन और इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है, जबकि फसल कटाई के बाद की श्रेणी में पुरस्कार इंटेलो लैब प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया। स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र का पुरस्कार एलॉय ई सेल प्राइवेट लिमिटेड ने प्राप्त किया है। उपग्रह प्रौद्योगिकी क्षेत्र के तहत पुरस्कार बेलेट्रिक्स एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड को मिला है। इस अवसर पर श्री गोयल ने कहा कि इन पुरस्कारों से युवा उद्यमियों में नया उत्साह जगेगा और उन्हें स्टार्टअप्स के जरिए कुछ नया करने की प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये समारोह देश में विकसित किए जा रहे नए कामकाजी माहौल को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया है। It's special because it is recognizing new ideas, innovation, new ways of work, things which have never been embarked upon before. This ceremony clearly is a recognition and celebration of this new ecosystem that's being developed. And India today boasts the third largest startup ecosystem in the world with over 21 unicorns and over $50 billion raised in terms of startup capital support in the last 5 years. आईपीएल क्रिकेट में अबू धाबी में राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने ताजा समाचार मिलने तक 9 ओवर में 1 विकेट पर 88 रन बना लिए हैं। कल अबू धाबी में ही चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अर्जेंटीना की नादिया पोडोरोस्का फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में नादिया ने यूक्रेन की एलिना स्वेतोलिना को 6-2, 6-4 से हराया। एक अन्य क्वार्टर फाइनल में आज पोलैंड की इगा स्वितेक का सामना इटली की मार्टिना ट्रेविसन से होगा। इससे पहले अमेरिका की डेनियल रोज कॉलिंस ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे तथा हल्की बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 30 डिग्री रहने की संभावना है। चेन्नई में आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे। तापमान 26 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में सामान्यतः बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 स्थानों पर गरज के साथ बरसात हो सकती है। न्यूनतम तापमान 26 और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। उत्तर भारत में जम्मू में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। शहर में आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर में तापमान 5 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। लद्दाख में आसमान आमतौर पर साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 2 डिग्री और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गिलगित में दोपहर या शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। तापमान 7 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। मुजफ्फराबाद में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 601 अंक के उछाल के साथ 39,575 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 159 अंक चढ़कर 11,662 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए ने सीटों के बंटवारे की घोषणा की। भाजपा 121 और जनता दल यूनाइटेड 122 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। केंद्र ने त्योहारों के दौरान कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। क्वाड देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों ने टोक्यो में बैठक की। स्वतंत्र, मुक्त और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का आह्वान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, नए कृषि कानून से किसान अपनी उपज पर लगी बिक्री संबंधी पाबंदियों से मुक्त हो जाएंगे। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला अबू धाबी में जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।